नमस्ते। आज हम इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं, सम्राट अशोक की पहेली। एक ऐसा सम्राट जिसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा है एक बेहद क्रूर और बेरहम राजा का, और दूसरा चेहरा है एक संत का। तो सवाल ये है कि असली अशोक कौन था? जरा इस पर एक नजर डालिए। एक तरफ बौद्ध कथाएं हमें बताती हैं कि वो चंडाशोक था, मतलब अशोक द फियर्स, जिसने अपने 99 भाइयों को मार डाला। और दूसरी तरफ उसी अशोक के पत्थर पर लिखे संदेश हमें बताते हैं कि वो धम्मशोक था, यानी एक धार्मिक राजा जो शांति और करुणा की बातें करता था। मतलब ये दो इंसान एक हो ही नहीं सकते, है ना? तो फिर सच क्या है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम सबूतों की पड़ताल करेंगे, कहानियों की गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि इतिहासकार कैसे इस दोहरी शख्सियत के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो दो बिल्कुल अलग अलग जगहों से आता है, और अक्सर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट बातें करते हैं। एक तरफ है वो सबूत जो खुद अशोक ने पत्थरों पर लिखवाए, और दूसरी तरफ है वो कहानियां जो उनकी मौत के सैकड़ों साल बाद लिखी गईं। और यही से सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है। चलिए, सबसे पहले सबूत की फाइल खोलते हैं। अशोक के शिलालेख। सोचिए, ये वो मैसेज हैं जो सम्राट ने सीधे अपनी प्रजा के लिए और शायद हमारे लिए भी पत्थरों पर खुदवाकर छोड़े थे। ये हमारे पास मौजूद सबसे डायरेक्ट, सबसे फर्स्ट हैंड सबूत है। तो ये रॉक एडिक्ट्स या चट्टानी आदेश आखिर हैं क्या? दरअसल ये शाही फरमान थे जिन्हें पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े पत्थरों और खंभों कर लिखवाया गया था। और ये इतने ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि ये अशोक के विचार हम तक सीधे पहुंचाते हैं, बिना किसी तीसरे की मिलावट के। ये अशोक की अपनी आवाज़ है। और जरा ये सुनिए, ये शब्द सीधे कलिंग युद्ध के बाद के हैं। यहाँ अशोक अपनी जीत पर जश्न नहीं मना रहे, बल्कि अफसोस जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध में हुई मौतें और तबाही देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। सोचिए, एक जीता हुआ राजा अपनी ही जीत पर पछता रहा है। ये उस जमाने में किसी भी शासक के लिए कहना एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हम इन बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? इतिहासकार हमें याद दिलाते हैं कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, एक पब्लिक रिलेशन कैंपेन, जिसमें अशोक दुनिया के सामने अपनी खास इमेज बनाना चाहते थे। इसलिए हमें इन संदेशों को पढ़ना तो है, लेकिन सवाल पूछते हुए। अब आती है हमारी दूसरी सबूत फाइल, बौद्ध दंतकथाएं। ये वो कहानियां हैं जो अशोक की मौत की सैकड़ों साल बाद लिखी गईं, जैसे कि अशोकवदान। और यहीं से तस्वीर और भी उलझ जाती है। यहाँ देखिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अशोक के जीने और इन कहानियों के लिखे जाने के बीच सदियों का फासला है। और हम सब जानते हैं कि इतने लंबे समय में कहानियां कैसे बदल जाती हैं, उनमें मिर्च मसाला लग जाता है। तो ये कहानियां कितनी सच्ची हैं, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। और मजे की बात यह है कि ये कहानियां आपस में भी एक मत नहीं है। असल में इन कहानियों का मकसद सिर्फ इतिहास बताना नहीं था। इनका एक बड़ा मकसद था ये दिखाना कि बौद्ध धर्म कितना महान है, कि उसने एक चंडाशोक जैसे क्रूर राजा को भी बदल दिया। तो ये इतिहास से ज्यादा एक नैतिक सबक की तरह लगती हैं। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अशोक की शिलालेख एक कंपनी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज की तरह हैं, बहुत सोचे समझे अपनी इमेज बनाने के लिए। और बौद्ध दंत कथाएं एक सेंसेशनल बायोग्राफी की तरह हैं, जो फैक्ट से ज्यादा ड्रामा पर फोकस करती हैं। तो सवाल ये है कि जब सबूत इतने उलझे हुए और एक दूसरे के खिलाफ हों, तो इतिहासकार करते क्या हैं? वो सच्चाई तक पहुंचते कैसे हैं? खैर, इसके लिए उनके पास एक खास तरीका है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो हर सबूत की जासूसी करते हैं। ये किसने लिखा, कब लिखा और सबसे जरूरी क्यों लिखा। इसके बाद वो लिखी हुई बातों को असल सबूतों से मिलाते हैं, जैसे पुराने सिक्के या खुदाई में मिली चीजें। और आखिर में वो पहेली के सारे भरोसेमंद टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस मेथड को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। और इसके लिए कलिंग युद्ध से बेहतर केस स्टडी कोई नहीं हो सकती, जो अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अशोक अपने शिलालेखों में खुद लिखते हैं कि कलिंग युद्ध बहुत भयानक था। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और उससे भी कहीं ज्यादा मारे गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस तबाही का सबूत है, और वो भी खुद सम्राट के मुंह से। और यहीं आकर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है।
अशोक के शिलालेख कहते हैं कि इसी युद्ध की तबाही ने उनका दिल बदल दिया और वो बौद्ध धर्म की तरफ मुड़े। लेकिन बौद्ध कथाएं कहती हैं कि वो तो युद्ध से पहले ही बौद्ध बन चुके थे। अब बताइए कौन सही है? तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग टाइमलाइन है। एक तरफ है शिलालेखों की कहानी जो एक धीमे और क्रमिक बदलाव की तरफ इशारा करती है जो युद्ध के बाद हुआ, और दूसरी तरफ है दंत कथाओं की फिल्मी कहानी जिसमें एक ही पल में चमत्कारिक रूप से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ज्यादातर इतिहासकार शिलालेखों की बात को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं क्योंकि वो उसी समय लिखे गए थे। लेकिन जब हम अशोक के काम को देखते हैं तो हमें दोनों कहानियों की झलक मिलती है। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई जो सिर्फ एक धर्म नहीं था बल्कि जीने का एक नैतिक तरीका था। उन्होंने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं और सबसे जरूरी सभी धर्मों का सम्मान करने की बात की। इसमें हमें शिलालेखों का पछतावा भी दिखता है और दंत कथाओं की धार्मिकता भी। आखिर में ये सब पुरानी बातें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि अशोक का इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, उनकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में जिंदा है। सारनाथ का मशहूर अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उसी स्तंभ पर बना अशोक चक्र हमारे तिरंगे के बीच में है। ये प्रतीक हमें सीधे उस सम्राट से जोड़ते हैं जिसकी असली कहानी इतनी पेचीदा और दिलचस्प है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जब हम इन प्रतीकों को देखते हैं तो हम किस अशोक को याद करते हैं? क्रूर चंडाशोक को या दयालु धम्मशोक को? शायद अशोक की असली विरासत इसी सवाल में छिपी है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सीधा साधा नहीं होता। ये हमेशा कहानियों, सबूतों और हमारी अपनी समझ का एक मिश्रण होता है।